सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे एक परम मित्र गौरव किशनपुरिया जी और कुछ सामाजिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाई का स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक स्लोगन चल रहा है समाजवादी पार्टी में, जो अखिलेश जी लेके चल रहे हैं, पीडीए। अब काफ़ी लोग इसको लेके भ्रम में हैं कि मतलब ये पीडीए है क्या। क्यों गौरव जी, ऐसा ही है क्या? काफ़ी लोगों को समझ में आ गया है जो जागरूक लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता पीडीए होता क्या है। और पीडीए के मतलब पीडीए को लेकर ही मतलब समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की इस बार में। तो आप थोड़ा सा हमारे समाज को, जो वंचित समाज है, जो कि सारी चीज़ों से रूबरू नहीं हो पाया है, तो थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए, विस्तार से समझाइए ये अखिलेश जी का पीडीए फॉर्मूला है क्या। मैं आपको बताऊं कि जैसे ये चुनाव की शुरुआत हुई है ना, अभी चुनाव में बड़ी विजय प्राप्त करी है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने। हमको पीडीए समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। वो क्या है कि जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जी अखिलेश यादव जी, उससे पहले मुख्यमंत्री थे। जी तो जब आप किसी बड़े पद पे होते हो और तो सारी चीज़ें क्या है कि जनता जनार्दन में लोकल स्तर पे क्या चल रहा है, तो देखो नहीं मालूम पड़ पाता। हाँ, सही बात है। लाइए मैं अपनी हेल्प कर देता हूँ, आप बोलिए। जी। तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कार्यकाल ऐसा चलाया कि सभी को पता था, विकास किया। अच्छा, जो लोग जातिवाद की बात करते हैं बहुत ज़्यादा तो जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी से पहले आदरणीय सुश्री बहन जी जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। जी जी बिल्कुल। बहन जी ने यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया। जी तो क्या सिर्फ दलित समाज चलता है उस पर? बिल्कुल नहीं, सब तो समाज चलता है उस पर। तो जो व्यक्ति विकास करता है, जो सरकार विकास करती है, जो विकासवादी सोच होती है, वो मानवतावादी होती है। और जो जिसके अंदर मानवतावाद है वो ही विकास कर सकता है। तो विकास की कोई जाति नहीं होती है। जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस वे बनवाया, लैपटॉप बांटे। बिल्कुल। क्या दलितों के गांव के जो बच्चे इंटर पास हुए थे उनको नहीं मिले थे लैपटॉप? उनको भी मिले थे। सभी को मिले, मेरे गांव में भी काफ़ी लोगों को मिले, मेरे परिवार में भी लोगों को मिले। तो लोगों का एक प्रोपेगेंडा चला था उस समय कि यादवों को ही मिल रहा है, यादवों को ये सब चीज़ हो रही है। वो सिर्फ ये था कि यादव समाज लगातार समाजवादी पार्टी का साथ देता आया है। भाजपा और आरएसएस का एक एजेंडा रहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल या कोई भी संस्था लगातार एकजुटता और संगठन के साथ काम ना कर पाए। जी जी क्योंकि कोई भी ओबीसी एससी एसटी वर्ग का व्यक्ति जी अगर उन्नति करता है तो उस उन्नति में कहीं ना कहीं उसका संगठन छिपा होता है। बिल्कुल सही बात। संगठन के बिना नहीं हो सकती है। सही है। तो ये लोग लगातार, इनके पास अखिलेश यादव जी ने जब काम किया तो उस काम के खिलाफ बोलने के लिए एक ही कार्ड था, यादव यादव यादव। हाँ तो यादव 40 रट रहे थे चारों तरफ। अच्छा। ये लोग वही कहते रहे और लगातार अपना जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते रहे। लेकिन जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब तो लोगों ने इनकी बात मानी, एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ा। एक बार आप कहो किसी से बार बार, झूठ कई बार बोली जाए तो वो सच में बदल जाती है, लोग सच लगने लगता, यकीन करने लगते हैं। वही था। अब मुख्यमंत्री जैसे पद पे होते हुए योगी जी ने कहा कि 46 में से 56 एसडीएम बने थे। अब ये तो सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का बच्चा भी बता देगा 46 ज़्यादा होते हैं कि 56 ज़्यादा होते हैं। तो झूठ कहीं ना कहीं मुंह से निकल ही जाता है। निकल ही जाता है। इसी तरीके का प्रोपेगेंडा चारों तरफ फैलाया गया था। लिस्ट देखी तो उसमें कुछ और ही था। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार जा चुकी थी और जाने कितने नौजवानों के सपने चले गए सरकार जाते ही, क्योंकि
आप पढ़ सकते हो, पढ़ लिख लो, कुछ कुछ भी कर लो, रोजगार सरकारी नौकरियां मिलने वाली नहीं है भाजपा सरकार में। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना तो चाहूँगा आपसे। जहाँ से हमने शुरू किया था पीडीए से, जी। मैं उसी पे आता हूँ। हाँ। जब मुख्यमंत्री पद उनका गया, ये पूरा देश जानता है कि उसके बाद जब मुख्यमंत्री नए बने बाबा जी, उन्होंने क्या किया। मुख्यमंत्री आवास धुलवाया गंगा जल से। और इस बात को अगर हम किससे चर्चा भी करते तो लोग खासतौर पर खुद ओबीसी समाज के लोग मानने को तैयार नहीं हैं। जब आप ये कहते हो कि मेक इन इंडिया, सैनिंग इंडिया, पता नहीं कितने नारे लगाते, स्वदेशी भारत, हाँ, हम भारत को मजबूत करेंगे, इतने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, हाँ, तो आपको विकसित होना पड़ेगा। जब आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लेवल के पदों पर बैठे हो और बात करते हो ग्राम प्रधान से भी नीचे स्तर की, तो भारत को जापान, चीन, अमेरिका के लेवल पे कहाँ से ले जाओगे बताइए। अभी अब हम धर्म के से जुड़े लोगों की बात करते हैं। अभी बागेश्वर बाबा का नाम बहुत सुना होगा। काफ़ी मशहूर चल रहे हैं आजकल, फेमस चल रहे हैं, वायरल हैं आजकल, वायरल है, पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए सबसे ज़्यादा वायरल हैं। और वो कहते हैं कि हम सनातन धर्म का डंका पीट रहे हैं। ठीक है, पीट रहे हैं, अच्छी बात है, हम उनके कोई विरोधी नहीं है। हमने नाम उनका लिया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वायरल हैं। वो दुबई गए थे। अच्छा। किसी हिंदू ने कथा कराई होगी, किसी ने बुलाया होगा, दुबई गए थे वो। अच्छा। अभी कुछ समय पहले की बात है, हफ्ते 2 हफ्ते पहले की। दुबई गए और जो वो दुबई जाके उन्होंने वो माहौल देखा। जो व्यक्ति हिंदुत्ववाद यहाँ पे चारों तरफ पूरे देश में घूम घूम के जो ये कह रहा है व्यक्ति कि मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए काम कर रहा हूँ और मोदी जी को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, ये सब जानते हैं, इसीलिए नारा ले रहे हैं। जब वो दुबई पहुँचे तो उन्होंने जाके दुबई की जो व्यवस्था थी उसको बेस्ट बताया, सर्वोत्तम बताया, जबकि वो तो मुस्लिम कंट्री है। क्योंकि वो विकसित कंट्री है। जो विकसित है वो मानवतावादी है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट विकास कर रही है, उसे सबका लाभ मिल रहा है। तो उस विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना तो पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं मतलब जो मतलब जहाँ विकास की बात आती है तो पहले जो लोग देश को चला रहे हैं उनको मानवतावादी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मानवतावादी है। इसीलिए जब मुख्यमंत्री आवास धोया गया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिमाग में, अखिलेश यादव जी के दिमाग में एक चीज़ आई कि बताइए, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे पिताजी रक्षा मंत्री रहे, मैं कई बार सांसद रहा और मेरे पिताजी मुख्यमंत्री रहे, मतलब इतना बड़ा लेवल। जब मेरे साथ ये हो रहा है तो निचले वर्ग का, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, मध्यम से भी नीचे व्यक्ति है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके मजदूर स्तर का व्यक्ति है, उनके साथ क्या हो रहा होगा। उनकी तो जानवरों जैसी स्थिति है। तभी से उनके मन में संकल्प आया कि हमें लगातार अपनी विचारधारा को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाना है और अगर ये लोग हमको शूद्र मानते हैं तो हम शूद्र हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को शूद्र मानने को तैयार नहीं है। जैसे कोई एससी व्यक्ति है, उससे आप शूद्र को अच्छा नहीं लगेगा उसको। क्यों? क्योंकि शूद्र कोई बहुत बड़ा मठाधीश का पद थोड़ी ना है कि हमने ले लिया। हाँ, सही बात। हाँ, आप बताइए, कोई भी व्यक्ति शूद्र अपने आप को तब समझता है जब वो अपने आप को समझ लेता है कि हम तो निकृष्ट बना दिए गए हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर ये मुझे शूद्र समझते हैं, शूद्र उनके शब्द निकला कैसे मुंह से, किसने निकाला बताइए? इन्हीं लोगों ने मजबूर किया ना उनको आरएसएस समझने और में। बीजेपी के लोगों ने उनके अंदर वो भावना जगाई कि हमारे देश में वास्तविक स्थिति क्या है। तभी से लगातार उन्होंने पीडीए की विचारधारा पे काम करना शुरू कर दिया और पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए पीडीए की जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक और इसमें आदिवासी, बिल्कुल, इनको मजबूत करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि उनको पता था कि ये वंचित वर्ग है। जब से उन्होंने ये काम किया तो आरएसएस और बीजेपी के खटकने लगा।
अखिलेश यादव जी ने साथ में एक चीज़ और शुरू करी, जाति जनगणना। जाति जनगणना ये तो बहुत पहले होनी थी ना, काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से मतलब इस पर विचार चल रहा था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया अभी तक। आप एक चीज़ बताओ, सरकार रातों रात, प्रधानमंत्री रात में 8 बजे आते हैं और घोषणा कर देते हैं नोटबंदी की, बिना सोचे समझे। सदन में चर्चा नहीं होती है, विपक्ष से चर्चा नहीं होती है, अपने खुद के कैबिनेट मिनिस्टरों को पता नहीं होता है, राष्ट्रपति को भी पता नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी पता नहीं किस कहाँ से ज्ञान लेके आते हैं, अचानक कह देते हैं नोटबंदी अभी से शुरू होती है और अपने अपने नोट बचा पाओ तो बचा लो। ऑनलाइन में पब्लिक लग जाती है और कितनी मार धाड़ होती है नोटबंदी की वजह से, ये पूरे देश ने देखा। आज भी आप मथुरा में जाइए, जहाँ आप बैठे हो वहाँ की बात करते हैं, मथुरा जनपद में आ जाइए, जितने एटीएम हों, जितने भी किसी भी बैंक के हों, जितने एटीएम सारे देखना, आज भी 50-60% एटीएम में पैसा नहीं मिलता है। सही बात है, मैंने भी कई बार देखा है। नोटबंदी की मार अभी भी हम झेल रहे हैं, लेकिन क्योंकि लगभग 40 से 50% बैंकों में जो एटीएम है उनमें मिल जाता है, इसलिए हमारी ये मानसिकता हो गई यार ये ठीक है, इसमें नहीं उसमें जा रहे हैं। ये नहीं देखते हमको इससे जो है दूसरे को क्यों जाना पड़ रहा है। मोदी जी की वजह से नोटबंदी का असर अभी भी है देश पे। अभी 2 दिन पहले आतंकवादियों ने हमारे कुछ श्रद्धालु, जो जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ है अभी, जो उसके बारे में के थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, वो मारे गए श्रद्धालु। जब नोटबंदी हुई थी तब क्या कहा गया था कि ये इसलिए की गई, आतंकवादी जो गतिविधियाँ बॉर्डर पे ये समाप्त हो जाएंगी, आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और आतंकवादी तो भीख मांगने लगेंगे, हथियारों के लिए भी पैसा नहीं होगा उस पर उनके पास, और आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी के बाद भारत में किसी प्रकार का आतंकवाद नहीं होगा, पाकिस्तान के आतंकवादी बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद नोटबंदी के दौरान ही नोटबंदी चल रही थी और नोटबंदी ख़त्म हुई और उसी दौरान एक आतंकवादी पकड़ा गया था, उसके पीठ पे बैग टंगा हुआ था, पूरा 2-2 हज़ार के नोटों से भरा हुआ, नए नोट थे। आखिर वो नोट कहाँ से आए, सरकार किसकी है? तो इन लोगों का जो ये कहते हैं ना, ये बहुत गहन चिंतन करने वाली बात है, जो कि आम जनता इस पे ध्यान ही नहीं देती है कभी। ये लोग जो बात कहते हैं उसके विपरीत होते हैं। मोदी जी ने खुल के ये कहा था कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, किसी प्रकार का कोई आरक्षण भारत में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने कहा, उसके बाद कहा कि हमको 400 पार की आवश्यकता है और वो नारा लगाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने शुरू कर दिया तो अखिलेश यादव जी ने सोचा हम क्या करें। उन्होंने जितने लोग भी दम भर रहे थे इस चीज़ का कि नहीं साहब हम मोदी के विरोधी हैं, हम आरएसएस के विरोधी हैं, हम जो लोग आरक्षण हटाना चाहते हैं, जो संविधान के रक्षक हैं उनके साथ खड़े होंगे, जो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। जितने भी राजनीतिक दल से सभी से संपर्क किया। ये जग जाहिर है, मीडिया लगातार दिखाती रही है और मीडिया उस पर नेगेटिव कटाक्ष भी करती रही है कि देखो ये शेर अकेला है और ये इतने जुड़ रहे हैं। वो जुड़ नहीं रहे थे, वो अखिलेश यादव जी का प्रयास ये था कि सारी पार्टियां एक हो जाएंगी तो वास्तव में ही शेर अकेला रह जाए तो एनडीए नाम की चीज़ बीमारी खत्म हो जाएगी, तो शेर तो अकेला ही पड़ जाएगा। लेकिन शेर अकेला कहाँ था, इनका तो खुद का गठबंधन है ना कहीं। नहीं, ऐसा था अखिलेश यादव जी का उस समय का मुख्य मकसद ये था कि सारी पार्टियां जब एक हो जाएंगी, इंडिया हमारा देश है, तो नाम उसका इंडिया, सब इंडिया के अंदर आ जाएंगे, मोदी अकेले रह जाएंगे, एनडीए खत्म हो जाएगा। एनडीए के जितने घटक दल हैं, संविधान बचाने के लिए तो भाई सबको आना चाहिए ना, तो आप सब जब आ जाएंगे तो मोदी अकेले पड़ जाएंगे, सरकार ही नहीं रही, 400 पार कहाँ से आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम ऐसे लोग जिन्हें ऐसा लगता था मोदी का हुआ था, मोदी से डरते थे, ईडी सीबीआई से डरते थे, वो नहीं आए। देखो, जनता को जनार्दन कहा गया है, भगवान का दर्जा दिया गया। क्यों? भगवान का मतलब क्या है? एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो सब कुछ जानती हो, यही जनता है। जनता सब कुछ जानती है। कोई नेता जनता के संग गद्दारी कर रहा है तो उसको पता है। हम सबके देखते देखते बसपा ख़त्म हो गई,
बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ मैं। हम सबको देखते देखते बसपा ख़त्म हो गई। क्यों? क्यों भाई, इसका कुछ कारण, जो मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण ये रहा कि लगातार लगातार लोग बाग बी टीम कहते रहे सोशल मीडिया पे, बीजेपी की बी टीम। बीजेपी की बी टीम, और वो कहते रहे, आप सिद्ध होती रहीं। आप बताइए, आप सिद्ध होते रहें। आप ऐसी तमाम सीटें गिनवा सकती है आम जनता, कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कुछ जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो ऐसे हैं, यहाँ पे बच्चा बच्चा राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, यहाँ सब चाणक्य हैं अपने आप में। तो बच्चा बच्चा बता देगा कि बहन जी बी टीम क्यों है। इन्होंने साइलेंट मोड में हमेशा भाजपा का समर्थन करती रही हैं जब से मोदी जी आए हैं, इससे पहले भी समर्थन रहा है। अब आप एक चीज़ बताइए कि चुनाव हुआ, पीडी की रणनीति पे चुनाव लड़ा अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी की पार्टी से समर्थन रहा, साथ में और भी दल रहे, इंडिया गठबंधन रहा। पीडीए की रणनीति आगे उत्तर प्रदेश में बढ़ाई, सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हराई। तो लोगों को मालूम पड़ा कि वास्तव में संविधान की रक्षा के लिए अखिलेश यादव खड़े हैं, और संविधान की रक्षा अखिलेश यादव जी या कोई व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है जब तक बहुमत ना हो। लोकतंत्र बहुमत से चलता है। बहुमत में अखिलेश यादव जी इतनी सीटें ले आए कि एक शांति मिली लोगों को, सीटें और भी मिली, कुछ बेईमानी भी कर ली, लेकिन एक लोगों को शांति मिली कि हाँ ठीक है, इतना कमज़ोर हो गए मोदी जी कि अब ये कम से कम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। वही मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण सही नहीं है, वही मोदी जी कह रहे हैं अरे मैं तो आरक्षण कभी ख़त्म ही नहीं कर सकता। मैं तो खुद यही तो पीडीए है जो झुका देता है, जो बता देता है सामने वाले को उसकी औकात कि हमारी संख्या इतनी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तख्ता पलट कर सकते हैं। बस ये एक दुर्भाग्य रहा कि इतना बहुमत में नहीं मिला कि पूर्ण बहुमत में सरकार बन जाती। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा, जैसे मोदी जी अपनी सभाओं में जा जाकर बोलते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो मुझे मार दो, ऐसा बोलते हैं वो, मैंने कई बार सुना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब दलितों पे अत्याचार होते हैं तो वहाँ पे कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ना मैंने बीजेपी वालों को कभी देखा, ना किसी आरएसएस वाले व्यक्ति को देखा। मैंने यहाँ तक कि बजरंग दल और जितने भी हिंदू संगठन चल रहे हैं, मैंने किसी को उनका विरोध करते हुए नहीं देखा। एक तरफ ये हिंदू एकता का नारा लगा रहे हैं और एक तरफ ये हिंदू होकर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसी दोगली नीति क्यों? देखो, मैं आपको बताऊं कि ये लोग लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, भगवा लहराने की बात करते हैं, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ये बच्चा बच्चा जानता है। उसके बावजूद भी मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं साहब हमने बनाया है, हमारी सरकार होती तो नहीं बनता है। इसका मतलब आप सीधे सीधे एक्सेप्ट कर रहे हो कि हमने न्यायपालिका को भी गुलाम बना रखा है। बताइए आप। सारा तो यही है। तो जब आप ये सब करोगे तो भाई जनता जनार्दन है, जनता ने जवाब दिया। अच्छा, आप से अगर इतनी जनता खुश होती तो कम से कम आप कहीं भी अपना हार हो जाती। आपकी अयोध्या में नहीं हारते। अयोध्या के किसानों की ज़मीन ले ली, उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया, नौकरियां नहीं दी गई। आप एक चीज़ बताओ, मंदिर में जो पुजारी होते हैं, क्या उनके पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां नहीं चाहिए? तो भाई नौकरियां तो सबको चाहिए, सभी को चाहिए। तो आखिरकार कब तक आप धर्म के नाम पर राजनीति करते रहेंगे? धर्म तो सुरक्षित था, है और रहेगा, लेकिन अगर धर्म से किसी को खतरा है तो वो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों की वजह से ही धर्म खतरे में है। और एक चीज़ बताऊंगा आपको, लगातार एक मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंदू धर्म लगातार माइनस में जा रहा है। लगातार हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, खासकर बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं, वो बुद्ध में आस्था पकड़ रहे हैं। हालांकि बुद्ध जी और हिंदू धर्म कोई अलग नहीं है मेरे हिसाब से, वो एक ही चीज़ है। लेकिन लगातार दूसरे धर्मों में हिंदुओं का जाना, लगातार धर्मांतरण होना और अन्य धर्मों में भी जा रहे हैं।
बौद्ध धर्म में ज़्यादा जा रहे हैं। कुल मिला के ये है कि आप हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। हिंदू धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं लोग, ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और जो मीडिया वाले धर्म और जाति की बात पे डिबेट कराते हैं, उनको ये भी करना चाहिए कि हिंदू धर्म माइनस में क्यों जा रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा आगे? तो क्या होगा कि हिंदू धर्म क्या वो कुछ आरएसएस टाइप के लोग रह जाएंगे, बाकी हिंदू धर्म क्या कुछ नहीं रह जाएगा। अगर भाई आप एक चीज़ बताओ कि हम हैं, हमसे ये कह दिया जाए कि साहब आपके घर के बगल में मंदिर है, आप उस मंदिर में नहीं जाओगे, आप उस मंदिर में नहीं जाओगे, तो भाई मैं फिर मेरी तो आस्था में डगमगाने लगेगी उस मंदिर के नाम पे कि ये ऐसा मंदिर है, इन भगवान को हम भी मानते हैं लेकिन हम इनके दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, मंदिर के अंदर बाहर से ही नमस्ते कर लूँ। तो धीरे धीरे कब तक भाई अपमान सहेंगे हम। फिर हम अपनी हर आदमी को एक स्थायी जगह चाहिए, तो फिर वो स्थायी ऐसी जगह जाएगा कि ऐसी विचारधारा में जाके अपने आप को विलय करेगा जहाँ पे उसके साथ अमानवीय व्यवहार ना किया जाता हो, उसको सम्मान मिले बराबर। उसको सम्मान मिले, उसको पानी भी पिलाया जाए। लड़ाई पानी की, आटा की, नमक की बरसों से रही है, सैकड़ों सालों से है और आगे भी चलती रहेगी। अगर ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी ये सारे लोग जागरूक ना हुए। अंबेडकर जी एक महान पुरुष ऐसे हुए जो उन्होंने जितना भी जीवन जिया अपने जीवन से 1000 गुना ज़्यादा वो जागरूकता फैलाने का काम कर गए, जो आज दिन तक उनका नाम चल रहा है। हम अंबेडकर जी जितना नहीं कर सकते हैं, उनका एक अंश तो करें। हमारी जिम्मेदारी है कि पढ़ें और लोगों को जागरूक करें। अब हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि लोग बाग क्या करते हैं कि जैसे ओबीसी की, समाजवादी पार्टी को ओबीसी की पार्टी माना जाता था शुरू से कि ये ओबीसी या फिर यादवों की पार्टी, और ये मायावती जी की पार्टी है, बसपा है, वो दलित समाज की, जाटवों की पार्टी है, ये मानते रहे लोग बाग। ये प्रोपेगेंडा के पीछे हमको ये जाना पड़ेगा कि ये लोग कौन थे जो इस चीज़ को फैलाते थे। मुझे ऐसा लगता है वो कि आरएसएस के लोग थे। मुझे ऐसा लगता है ये लोग हमारे समाज के जो लोग हैं एससी एसटी ओबीसी के, ये लोग मानते नहीं हैं, इनको मनवाया जाता है। ऐसे मतलब अंदर ही अंदर वो शक्तियाँ काम करती हैं कि ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं, इनके दिमाग पे कब्जा करके इनको मतलब मजबूर होना पड़ता है कि हम मान जाते हैं कि हाँ भाई ये इन्हीं की पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज़ लगाइए कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया, एससी समाज के थे वो, बिल्कुल है ना, राष्ट्रपति बनाया। पूरे देश के एससी समाज ने बड़ी खुशी मनाई कि साहब मोदी जी ने कितना महान काम किया। और भाजपा आरएसएस के बारे में फालतू में लोग अखिलेश यादव और तमाम जो बहुजन समाज के हितैषी बनते हैं, ये सब फालतू में प्रोपेगेंडा बनाते रहे। देखो उन्होंने तो एससी को राष्ट्रपति बना दिया, दलित समाज के व्यक्ति को। लेकिन दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने के बाद और बनाने से पहले क्या हुआ? बनाने से पहले उनसे ये कहा गया कि आप आरक्षण की मांग नहीं करेंगे, आरक्षण के समर्थन में बात नहीं करेंगे, आप राष्ट्रपति हो, हमारे हिसाब से बनाए गए हो, हमारे हिसाब से 5 साल 6 साल कार्यकाल चलाना है। तो जो जमीर वाला आदमी होगा तो वो तो तुरंत मना कर देगा कि भाई मैं नहीं बनूंगा, ऐसा पद मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जिसका जमीर मर चुका है, जिसको सिर्फ पद चाहिए, वो तो कह देगा मुझे पद दो, बाकी समाज से क्या मतलब है। वो समाज को दाव पे लगा देता है सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। अब ऐसे लोग हमारे रोल मॉडल अगर होंगे, ऐसे लोगों के आधार पे रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बन गए, उनके आधार पे दलित वोट ट्रांसफ़र भाजपा में हो गया। लेकिन रामनाथ कोविंद जी जब मंदिर में दर्शन करने गए तो सबने, दुनिया ने देखा क्या हुआ, बाहर से ही दर्शन करके लौटा दिया गया। ब्राह्मणों ने धक्के मारे, ब्राह्मणों ने धक्का मारा उनको और उनकी पत्नी को। कुछ मीडिया वाले थे मजबूत लोकल स्तर के, छोटे स्तर के, उन्होंने दिखा भी दिया। बड़ों की तो औकात नहीं है दिखाने की। बड़े मीडिया तो वो तो बिक चुके हैं ना, उनकी तो औकात ही नहीं है। वो तो सिर्फ लेटर पहुंच जाता है तो डर जाता है, सिर्फ गलत चीज़ों का ही समर्थन करते थे। तो जब आप बड़े पद पर बैठ के आप
अगर आपको आरएसएस बड़ा पद दे रही है तो आप आरएसएस से ये शर्त रख दो, आप हमें पद दे रहे हो मंजूर है, लेकिन हम आरक्षण वाले लोग हैं, हम आरक्षण के भलाई के लिए काम करेंगे 6 साल। देखें, अगर कोई व्यक्ति आरक्षण का पुरजोर समर्थक हो, देखते हैं उसको कोई पद दे के दिखा दे मोदी जी, तब तो हम मानेंगे कि बहुजन समर्थक हैं। कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम आरक्षण के विरोधी हैं और कोई एससी समाज का व्यक्ति जाके उससे पद ले लेता है बड़ा, वो सिर्फ मुखौटा बना के आपको बैठा रहे हैं। आपके समाज को समझना है कि वो हमारा रोल मॉडल नहीं हो सकता है जिसने अपने लिए पद लिया हो सामाजिक व्यवस्थाओं को ठोकर मार के। तो हमको ये समझना होगा कि इन लोगों का मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है। इनका लक्ष्य है, जब तिरंगा झंडा को झंडा घोषित किया गया था नेशनल फ्लैग के रूप में, तो आरएसएस ने विरोध किया था। हमें अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा, विरोध किया था। कहाँ पढ़ते हैं, हमारे लोगों पर टाइम का, हमारे लोगों पे सिर्फ टाइम है क्या बोलते हैं, जो फालतू की चीज़ें हैं उनमें ध्यान जाता। हमारे समाज के लोग कहाँ ध्यान देते हैं कि जो अपने महापुरुष हैं उनको पढ़ें, अपने इतिहास को पढ़ें। वो ओबीसी वर्ग के लोग, एससी वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के लोग कभी भी अपने महापुरुषों को, भाई आप पूरे विश्व के महापुरुषों को नहीं पढ़ पा रहे, विदेशी महापुरुषों को नहीं पढ़ पा रहे, दूसरे धर्म के महापुरुषों को नहीं पढ़ पा रहे हो, कम से कम जातिवाद है ना भारत में, तो अपनी जाति के महापुरुषों को पढ़ो। इसमें तो जातिवाद अपना लो, जात में एकता तो कर नहीं पाओगे आप। कम से कम अपनी जात के महापुरुषों को तो पढ़ो। महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, प्रत्येक की पुस्तक में मानवता लिखा हुआ है, आप उस पुस्तक को पढ़ लो। सैनी समाज के महापुरुष हैं, मौर समाज के अपने महापुरुष हैं, बघेल समाज की हैं, अभी जयंती मनाई थी हमने हैं। तो हमें अपने महापुरुषों के बारे में कम से कम पढ़ना चाहिए, ताकि हमें मालूम हो कि वास्तविकता क्या है। अन्यथा जानवरों की तरह खाना खाओ और सो जाओ, फिर खाना खाओ, फिर कमाओ, फिर सो जाओ, तो इससे हमारे आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी लगातार 10 साल में सत्ता में रहने के बाद और पूरे ज़्यादातर राज्यों में सत्ता में रहने के बाद इतने मजबूत हो चुके हैं, आर्थिक रूप से, अन्य व्यवस्थाओं के रूप से, पूरी व्यवस्थित तरीके से आप देख सकते हो। ये लोग इतने मजबूत हो चुके हैं कि अपना मिशन बहुत लंबे स्तर तक, बहुत लंबे समय तक चलाने वाले हैं। इन लोगों से टक्कर लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ किताब की आवश्यकता है और किसी की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी प्रकार के ढोंग ढपोसला में नहीं पड़ना है। ना ही कोई महापुरुष, ना ही कोई नेता ये कहता है कि आप लठ चलाओ या हिंसा करो, लेकिन अहिंसक बन के साइलेंट रूप से आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हो। बाल मजदूरी कौन करता है, सबसे ज़्यादा कौन समाज करता है, ये सबको पता है, बहुजन समाज के लोग करते हैं। आप गरीब हो, आपको कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूँ मैं, नशा करने के लिए पैसे हैं, बच्चे की किताब के लिए पैसे नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है भाई, जागरूक कहाँ से होगा, किताबों से तो होगा, किताब पढ़ो। और जो बहुजन समाज के ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग हैं, पैसा वाले लोग, धनी लोग, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने वर्ग के निर्धन वर्ग, जो अपने वर्ग के निर्धन लोग हैं, उनकी शिक्षा कम से कम आप पैसा मत दो, उन्हें हाथ में पैसा मत दो। आप हाथ में पैसा दोगे वो पैसे का दुरुपयोग करेंगे। उन्हें इसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज खड़ी कर लें, बिजनेस खड़ा कर लें, उद्योग कर लें। वो पैसा दोगे, पैसे का दुरुपयोग करेंगे। लेकिन आप उन अपने हाथ से उनके ऊपर पैसा खर्च करके कम से कम उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा दिलवाने का काम करें, पुस्तकें दिलवाने का काम करें, जिससे कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें और आरएसएस से मजबूती से लड़ें। तो उनके अधिकार आगे चल के सुरक्षित बने रहेंगे। वरना पैसा वाला हो या गरीब, जब आपके अधिकार नहीं रहेंगे, आपका संविधान नहीं रहेगा, आपके संविधान के लिए बोलने वाले लोगों को मुंह बंद कर दिए जाएंगे, ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा, तो फिर पैसा, धन, दौलत, ये सब क्या है? आपके 60 साल के जीवन तक के लिए है। अगली पीढ़ी का क्या होगा आपको कुछ पता है? क्या पता आपकी पीढ़ी को ज़मीन में फिर बिठा दिया जाए। तो इसलिए जागरूकता ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि सवर्ण जात के लोग हैं वो गलत हैं, सब गलत नहीं हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, लेकिन जो आरएसएस और बीजेपी वालों से पीड़ित हैं, अगड़े भी पीड़ित हैं, ऐसी बात नहीं है। हर अगड़े, अब आप एक चीज़ उदाहरण लीजिए बहुत बड़ा,
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ना ओबीसी थे, ना एससी थे, ना एसटी थे, वो तो जर्नल थे, वैश्य बनिया थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को क्या दिया? तो ऐसा नहीं, हमें आपस में सामाजिक विषमताएं मिटाने के लिए लगातार संघर्ष करना है। हिंसात्मक विचारधारा किसी भी प्रकार से नहीं फैलानी है, लेकिन आपसी सामंजस्य तो बनाना पड़ेगा। सामंजस्य बनाने के लिए हमको खुद आर्थिक मजबूत होना पड़ेगा। आर्थिक मजबूत से पहले बौद्धिक स्तर पर मजबूती लानी आवश्यकता है। बौद्धिक स्तर पर जब हम मजबूत हो जाएंगे तो आर्थिक तो अपने आप हो ही जाएंगे, ये हमारा मानना है। और जब से आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए रणनीति को बढ़ा रहे हैं आगे, जब वो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तमाम विवाद रहे, उन विवादों के बावजूद भी संघर्ष करते रहे। चुनाव हुआ, उसके बाद 2014 में चुनाव हुआ, उनकी अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी हारी। उसके बाद चुनाव हुआ 2019 में, समाजवादी पार्टी फिर हारी। उसके बाद चुनाव हुआ 2022 में, समाजवादी फिर हारी। लेकिन अब की बार की जो हार थी, विधायक 100 से ऊपर थे, तो कम से कम विपक्ष का दर्जा मिला। उन्होंने ये दिखाया कि मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री कम से कम समय में मेट्रो बना सकता है, एक्सप्रेस वे बना सकता है, मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए। उसके बाद जब विपक्ष के नेता बने तो उन्होंने नेता सदन बन के दिखाया कि इतना विकास कर सकता है अगर आप मुख्यमंत्री हो, नेता सदन हो। और विपक्ष के नेता जब वो बने तो उन्होंने ये दिखाया कि जब विपक्ष के नेता बनो तो सामने वालों को किताबें खोलनी पड़ जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पूरा मंत्रिमंडल जवाब नहीं दे पाते हैं जब अखिलेश यादव बोलते हैं। और आज भी उन्होंने कहा कि आप कितने भी अपने आप को अगड़े मानते रहो, हमने जो पावर प्लांट लगाया है उसका नाम आज भी मुख्यमंत्री। कितने बार चैलेंज किया, अरे भाई रट लेते, अभी भी नहीं बोल पाया उन्होंने। तो आप अपने मन में खूब मानते रहो, अपने अंदर जातिवाद रखो कि हम अगड़े अगड़े अगड़े, लेकिन अगड़ा और पिछड़ा जातिवाद में कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों से बर्बादी है। अगड़ा सोच, पिछड़ा सोच, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। देश का भला तो मानवता से होगा और मानवता को आगे बढ़ाना है। अखिलेश यादव जी ने लगातार उसी सोच पे काम करते हुए जो वंचित समाज के लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, और वंचित समाज देश आज़ाद हुआ तब से लगातार पीड़ित है। आप उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, आप आरक्षण को लगातार चोट करते हो, तो आपको कैसे मान लिया जाए कि आप राष्ट्रवादी हैं? आप संविधान के विरोध में बातें करने के बाद आपसे अगर कोई राष्ट्रवादी की जगह राष्ट्रवादी कह रहा है तो वो देशद्रोही है मेरे हिसाब से। भाई संविधान का विरोध करने वाला राष्ट्रवाद कैसे हो सकता है? मुझे और ये तो हिंदू धर्म भी कहता है, हिंदू धर्म ये कहता है कि आप अगर आप देश के प्रति गद्दार हो तो आप धार्मिक भी नहीं हो, और देश के प्रति बाप। धार्मिकता का मतलब ही देश प्रेम है। धार्मिकता की जो पहली श्रेणी है वो है राष्ट्र प्रेम। और राष्ट्र प्रेम क्या है? असमानता को ख़त्म करना। अगर आपके रहते हुए, पद पे रहते हुए, आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं और आपके पद पे रहते हुए असमानता लगातार फैलती चली जा रही है, तो आप राष्ट्रवादी तो नहीं कहलाएंगे। आप अपने मुंह से अपने आप पे कुछ भी कहते रहो, लेकिन राष्ट्रवादी नहीं कहलाएंगे। राष्ट्रवादी तो तभी कहलाएंगे जब गरीब और अमीर की जो बीच की खाई है ना, ये खत्म हो जाएगी। उसके लिए तो कोई काम किया। आजकल बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट बांट रखे हैं बीजेपी वालों ने कि वही राष्ट्रवादी हैं, वही राष्ट्रभक्त है। नहीं, वो तो अब पहले मानते थे, अब तो पब्लिक ने मानना बंद कर दिया ना, हरा दिया। अब तो भाई राष्ट्रवादी कहते रहे, अब जय श्री राम भी नहीं कह रहे हैं। अच्छा, भाई ये तो भगवान भी बदल देते हैं। आपने एक चीज़ देखी कि हम जब छोटे होते थे तो श्री राम जी की जो तस्वीर होती थी, मैंने अभी ध्रुवराठी की एक वीडियो भी देखी थी, उसने ये एक्सप्लेन किया था कि हनुमान जी की जो तस्वीर थी, श्री राम जी की जो तस्वीर थी, वो बहुत ही उनकी सादगी, विनम्रता झलकती थी उनकी तस्वीरों में जी। और आज की जो आप देखते हैं बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, इनके जो पोस्टर होते हैं तो राम एक एग्रेसिव मोड में दिखते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने
मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा मठाधीश हूँ, लेकिन मैंने भी धर्म की किताबों को पढ़ा है। मैंने भी राम के चरित्र को, कृष्ण के चरित्र को पढ़ा है। राम एक मनुष्य थे, उनको भगवान का दर्जा दिया गया। क्यों? कोई ना कोई कारण तो होगा। सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना होगा ना, सब दुनिया जानती है। क्रिकेट में भाई, क्रिकेट का उनको बहुत भी बड़ा क्रिकेट को खिलाड़ी। भगवान कहा है। तो लोग बागों ने भगवान का दर्जा दिया किसमें? क्रिकेट में, क्योंकि उनसे बड़ा क्रिकेटर अभी तक इस दुनिया में लोगों को दिखा नहीं, तभी तो कहा। तो भगवान राम को भगवान का दर्जा दिया गया। वो मनुष्य थे, उनको भगवान का दर्जा दिया गया उनके कर्मों से। उनके कर्म क्या थे? वो एक बहुत बड़े पिता भक्त थे। पिता के कहने पर उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग दिया, वरना वो बड़े पुत्र थे। वो पंचायत इकट्ठी कर देते, कह देते साहब ये अपनी पत्नी एक स्त्री के कहने की बातों में आकर मुझको राजपाट से हटा रहे हैं और हमसे छोटे व्यक्ति को, जो हमारा भाई है छोटा वाला, उसको राज दे रहे हैं। वो पंचायत अगर जोड़ देते तो पंच क्या कहते? बताओ, पंच क्या कहते? आसपास के राज्य वाले लोग बाग आते तो वो पंचायत यही कहते कि जो बड़ा लड़का है, भाई नियम था पहले, जो बड़ा लड़का होगा उसको राजपाट मिलेगा। तो वो तो बहुत कुछ कर सकते थे, पिता के खिलाफ आंदोलन कर देते। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो पिता भक्त थे, उन्होंने कहा नहीं, पिता का आदेश ही सर्वोपरि है, मैं राज छोड़ के जाऊंगा। और वो चले गए। सीता माँ कौन थी? वो पति भक्त थी, पतिव्रता नारी थी। उन्होंने एक संदेश दिया कि पति ही सर्वोपरि है पत्नी के लिए। पत्नी चाहे कितनी सुंदर हो, चाहे कैसी भी हो, चाहे राजकुमारी हो, वो तो राजकुमारी थी भाई। राजकुमारी ने ये संदेश दिया कि पति पति होता है, पति जंगल में तो हम जंगल में, पति राजपाट में तो हम राजपाट में। जंगल भटकी। वो ये कह देती हैं भाई 14 बरस तो है, अब हो आओ, हम घर पे रह रहे हैं। भाई आजकल आदमी बाहर जाता है, लेडीज घर रहती है, क्या दिक्कत है ना? वो भी कह सकती थी, लेकिन नहीं। तो वो एक उदाहरण है। वो पिता भक्त थे, वो पत्नी भक्त थे। और राम, सीता, दशरथ जी, वो एक फैमिली थी। वो एक गृहस्थ धर्म को उन्होंने निभाया। भगवान ने जन्म किस में लिया? गृहस्थ धर्म में लिया ना। भगवान कृष्ण ने जन्म किस लिया? गृहस्थ धर्म में। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि गृहस्थ धर्म ही सर्वश्रेष्ठ होता है। गृहस्थ धर्म के जो लोग हैं, जो गृहस्थी चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके यहाँ दरवाजे पे कोई आए तो भूखा ना जाए, प्यासा व्यक्ति पानी पी के जाए। ये गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारी है। साधु की कुटिया में कोई भोजन लेने नहीं जाएगा, ज्ञान लेने जाएगा। यहाँ पे सब कुछ लेने आ सकता है आदमी। आपसे उम्मीद है, आपकी जिम्मेदारी है, आप गृहस्थ धर्म है, आपके आसपास अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो आप खाना खिलाइए, क्योंकि आप खिलाएंगे, क्योंकि आप गृहस्थ धर्म से बिलोंग करते हैं। आपके क्षेत्र में अगर कोई महान साधु रहता है तो गृहस्थ धर्म के लोग ही तो उसको भोजन कराएंगे। तो महान कौन हुआ? तो गृहस्थ धर्म में जन्म लिया। उन्होंने एक उदाहरण दिया मानवता का। प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। एक दलित महिला शबरी, जिसके जूठे बेर खाना, आप समझो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति होके भी राम जी के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, भगवान के मंदिर में। और अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण के वंशज, और मंदिर में गए अभी कन्नौज में, मंदिर धुलवा दिया। पूरा तो मंदिर कितनी धुलवाया। निगेटिव मानसिकता है इन लोग की, कितना नकारात्मक सोचने वाले ये लोग हैं, कितनी इनके अंदर जहर भरा हुआ है कि इनके लिए राम, कृष्ण, धर्म कुछ नहीं है। ये सिर्फ सत्ता लोभी लोग हैं। इनके लिए सत्ता सब कुछ है। अगर इनको कोई ऐसा गुरु मंत्र दे दे कि आप अपना हिंदू धर्म चेंज करके इस्लाम धर्म अपना लो, या सिख धर्म अपना लो, या क्रिश्चियन अपना लो, लेकिन आप प्रधानमंत्री की कुर्सी हमेशा तुम पे ही रहेगी, तो ये तुरंत हिंदुत्व छोड़ देंगे, सनातन छोड़ देंगे और हिंदू धर्म छोड़ देंगे, और बताओ तो देश भी छोड़ देंगे। सत्ता मिलनी चाहिए इनको। ये सत्ता लोभी लोग हैं। अगर ये भगवान श्री राम को मानने वाले हैं तो श्री राम के नारे जो लगाते हैं ना,
ये जय श्री राम के नारे सिर्फ मुसलमानों को उकसाने के लिए और आतंकवाद को पैदा करने के लिए लगाते हैं। वास्तविकता में तो भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, दलित महिला के जूठे बेर खाए थे। अरे ये जूठा खाना ना खाएं, कम से कम उनको मंदिर में आने दें। केवट को भी तो गले लगाया था। केवट को गले लगाया था। हैं? क्या ये लोग इतना सम्मान देते हैं? ये लोग तो राष्ट्रपति को अरे मंदिरों से टैक्स धक्का लगा दिया, टैक्स लगा दिया नावों पे। हम गए वृंदावन में, वहाँ निषाद समाज से बात हुई तो सब लोग जानते हैं कि भाई अरे वकील साहब बड़े दिनों में आए अध्यक्ष जी, हम तो बड़े परेशान हैं, मांग उठाओ हमारी। मैंने क्या हो गया कि साहब नगर निगम में टैक्स लगा दिया। तो ये लोग विकास के नाम पे विनाश करते हैं। ये लोग वोट मांगते हैं इसलिए कि हमने साहब नगर निगम बना दिया। अरे ऐसे नगर निगम से क्या फ़ायदा? निषादों पे आपने नावों पे टैक्स लगा दिया। आओ बता रहे हैं क्रूज चलने जा रहा है वृंदावन, चलेंगे विकास के नाम पे। अब क्रूज चलेगा। मथुरा वृंदावन के लोगों को तो क्रूज होगा नहीं, ना उसमें ड्राइवर होगा मथुरा वृंदावन का। वाराणसी में जो क्रूज चल रहा है ना, उसमें जो मुख्य अधिकारी हैं क्रूज वाले, वो सब गुजरात के हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। हम तो इन मूर्खों से, जो भाजपा में और लोग काम कर रहे हैं, उनसे उनको जगाने, उन्हें भी हम चाहते हैं जग जाओ कि भाई वो गुजरात के लिए कुछ भी व्यक्ति कर रहा है, वो गुजराती है। तुम यूपी वाले हो के, तुम्हारा बड़ा राज्य, तुम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हो? तुम क्यों नहीं विरोध कर पा रहे हो? भाई वो केवल दलित ओबीसी एससी वर्ग का दुश्मन नहीं है, वो राज्य स्टेट स्तर पे भी लोगों को परेशान कर रहा है। अब आप ये बताइए कि योगी की स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री के तो नेता हैं, अरे यूपी के ही तो नेता हैं वो। राजनाथ सिंह के क्या है, माला से निकाले गए थे। अच्छा, माला पड़ रही थी प्रधानमंत्री जी के अभी चुनाव के दौरान, वो माला में घुस गए, निकाल दिए गए उनको बाहर। फिर वो निकल गए। आजकल क्या सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने बताया ना कि बड़े चैनल नहीं चलाते हैं, छोटे वाले सब कुछ चला देते हैं। वो भी चल गया। और ये सोशल मीडिया ना हो तो नया नया कितनी बातें छुप। तो जो कहते हैं कि छतरी छतरी छतरी, अरे तुम्हारे छतरियों की क्या स्थिति राजनाथ सिंह की कर दी। योगी आदित्यनाथ को फटकारता है अमित शाह दिल्ली में, क्या स्थिति है वहाँ पे? कैसे बैठे थे योगी जी रूठे हुए, जब शपथ हो रहा था मोदी जी का? क्यों बैठे थे? क्योंकि फटकारे हुए थे ना पहले से। तो हम लोग पैसा कमाते हैं, राजनीति करते हैं, धंधा बिजनेस कुछ भी करते हैं, मान सम्मान के लिए करते हैं। इन लोगों के क्या है कि मान सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मोदी के हाथ में लाठी आ गई, उसने पूरी पार्टी गिरा दी। हमारे लोगों की क्या पार्टी है कि अखिलेश यादव जी पे कोई गलती हो जाती है तो पूरी पार्टी लिखने लगती है फेसबुक पर कि ये देखो, ये नहीं देखेगी कि उन्होंने कोई निर्णय लिया है अखिलेश यादव जी ने, तो वो आगे के लिए कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा कि हमें आगे क्या रणनीति बनानी है। अब कार्यकर्ता सोचता नहीं है हमारे यहाँ, प्योर लोकतंत्र है। वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ लिखना शुरू कर देता है कि अब तो पार्टी डुबा देंगे ये, और नेताजी की पार्टी है और ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई ठीक है, चिंता भी है उनकी, लोकतंत्र है। और इनके यहाँ लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। एक मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता, प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात नहीं रख सकता है। पूरे मोदी मंत्रिमंडल में किसी ने कोई काम नहीं किया किसी ने तो थोड़ा बहुत नितिन गडकरी ने किया, और नितिन गडकरी से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं प्रधानमंत्री। तो तुम तो विकास के विरोधी हो भाई। आप बताइए, विकास जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो आपने क्या कहा? 15 लाख देंगे, चलो उसकी तो घोषणा कर दी कि जुमला है वो, चलो मान लिया जुमला था वो, ठीक है। आपने 100 स्मार्ट सिटी कही थी। आपने जब तीसरी बार वोट मांगे तो ये क्यों नहीं कहा 100 स्मार्ट सिटी पे वोट क्यों नहीं मांगे कि हमने 100 स्मार्ट सिटी बनाई है, हमको वोट दो? आपने बुलेट ट्रेन पे वोट क्यों नहीं मांगे हैं? आपने मेक इन इंडिया पे वोट क्यों नहीं मांगे? आपने स्किल इंडिया पे वोट क्यों नहीं मांगे? बताइए। मांगे ना, राम मंदिर पे मांगे तो दे दिए पब्लिक ने। राम मंदिर जब आपने बनाया नहीं और आप राम मंदिर में वोट मांगोगे तो जनता जनार्दन है, जनता ही राम है, जनता ही राम है। अगर राम भगवान हैं तो वो कड़ में व्याप्त हैं, और राम भगवान नहीं है तो वो कहीं नहीं है। तो हम तो भगवान मानते हैं
जिस राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे उनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं। हम तो दलित व्यक्ति के साथ किसी के संग भोजन कर सकते हैं, जहाँ बचाओ वहाँ अपने बर्तनों में कर लें, उसके बर्तनों में कर लो, उसके घर पे जाके कर लें। मोदी जी की तरह थोड़ी ना है कि आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और दलित भाइयों को बुला रहे हो, नए नए कपड़े पहना के फिर उनके पैर धुल रहे हो। और भाजपा के लोग चुनाव के टाइम पे दलित लोगों के यहाँ खाना खाने जाते हैं। मोहन भागवत के कहने पे खाना खाने जाते हैं ये कि आप जाओ खाना खाने, और बर्तन अपने संग लेके जाते हैं। वो भी वीडियो पकड़ा गया, भाजपा का सांसद खाना खाने गया दलित के यहाँ और अपने बर्तन ले गया किसी यूट्यूबर ने वो भी वीडियो चला दिया कि ये देखो। तो ऐसे ये सिस्टम बना रखा है। अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी पकड़ करी, पीडीए फॉर्मूला ऐसा लगाया कि आरएसएस जड़ से हिला दी। और अगर ये फॉर्मूला जितने दिन सरकार 10 साल मोदी की चली है और 10 साल पीडीए फॉर्मूला अखिलेश यादव का चल गया तो पूरे हिंदुस्तान से जड़ मूल से नष्ट हो जाएगा आरएसएस और बीजेपी का सिस्टम। ये याद रखना, सिस्टम हैक करने के लिए पीडीए लागू करना पड़ेगा। और जिस दिन जाति जनगणना हो गई, पीडीए ही पीडीए दिखाई देगा। भारत में पूर्ण बहुमत में होगा पीडीए, और कोई किसी प्रकार का बहुमत ही नहीं होगा, क्योंकि ये 85 की लड़ाई है। लेकिन ये 85% की लड़ाई है। एक तरफ 85%, एक तरफ 25%। आप जनसंख्या गिनती क्यों नहीं करा रहे हो? आप कह रहे हो हम ओबीसी समाज के हैं साहब, मोदी जी कह रहे हैं ना, तो आपका ओबीसी समाज, क्योंकि आप नहीं कहा तो हम तो आपका मान रहे हैं। कितना है बता दो। हमारे घर में कितने लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है ना, कोई पूछेगा तो बताएंगे। आप प्रधानमंत्री हो तो आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, तो सब आपके हुए, तो आप संख्या बताओ। और आप मुसलमानों के खिलाफ बोलना, फिर मुसलमानों के सामने सरेंडर होना। एक तरफ वो विचारधारा काम करती है कि साहब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और जब चुनाव में लगा कि 2-3 चरण हार गए तो फिर नाव पे बैठ के वाराणसी में स्टीमर पे बैठ के बोले कि नहीं हम तो मुसलमान लोग हमारे घर के बगल में रहते थे, हम तो ईद पे हमारे यहाँ खाना नहीं बनता था और हम तो साहब सेवइयाँ खाते थे भाई, अब सेवइयाँ खाने लगे हैं। और वैसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। वैसे अखिलेश यादव को अखिलेशुद्दीन, मुलायम सिंह को मुलायम सिंह मुल्ला, ये सब कहते थे। तो जब इनको मुल्ला कहते थे तो तुम उनके यहाँ खाना खा रहे हो, ये क्या सिस्टम है? सिर्फ चुनावी, सब कुछ चुनावी करोगे। अपनी माता जी का तुमने कितना बड़ा तमाशा बनाया था। प्रधानमंत्री की माँ नोटबंदी की लाइन में लगी थी, बताइए। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैंने तो अपनी माँ को नोटबंदी में नहीं लगने दिया लाइन पे। माँ ने जो बताया वो उनके खाने के लिए आया, सब व्यवस्था हुई घर में, लेकिन माँ तो कभी नहीं लगी लाइन में। माँ को लगने पड़ेगा, इतना नाकारापना हम तो नहीं कर सकते। हम व्यवस्था करेंगे, चाहे कर्ज लेके आएँ, कुछ भी करें। वहाँ पब्लिक मर रही है, वहाँ थोड़ी ना बड़े बूढ़े आदमी को लगाएंगे। सिर्फ कैमरा, राम जी के यहाँ गए वहाँ भी कैमरा, कृष्ण जी के यहाँ आए वहाँ भी कैमरा, योगी जी यहाँ आए बरसाने में एक्सीडेंट हो गया, बच गई होती जान, तब से बरसाने नहीं आए। तो अच्छा, वहाँ भी तो आजकल वो कर रहे थे, योग कर रहे थे कन्याकुमारी में, वहाँ भी तो काफ़ी एंगलों से कैमरा शूट हो रहा था। अब वही तो बता रहे हैं, साधना करते हैं। हमारे गुरु जी हैं वृंदावन के, वो साधना करते हैं तो उस समय कोई पास में नहीं होता है। साधना करते हैं, अंदर कोई नहीं होता है। तो मैंने तो यही सीखा है, यही देखा है, उनको बचपन से देख रहा हूँ गुरु जी को। अब ये नई साधना कि साधना कर रहे हैं, पूरा देश देखना चाहिए साधना कर रहे हैं, ये साधना थोड़ी ना हुई, ये तो कुछ और ही हुआ साधना का। और अगर वो साधना सही से कर लेते तो साधक कभी हार नहीं सकता है। और जिस सनातन की बात करते हैं, ये सनातन का मतलब है जिसका कभी अंत ना हो, वो है सनातन। तो जिसका कभी अंत ही नहीं हो सकता, तो उसकी रक्षा के लिए क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं भाई? संविधान को ख़त्म करके सनातन बढ़ जाएगा आगे, बताओ। संविधान में अगर हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ एक लाइन लिखी हो तो मैं ऐसे संविधान को अभी त्यागता हूँ, और बताओ मैं देश भी छोड़ जाऊँ। अगर भारत के संविधान में हिंदू धर्म के खिलाफ एक शब्द लिखा हो, जब हिंदू धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा है तो हिंदू, आरएसएस के हिंदू और बीजेपी के हिंदू संविधान के खिलाफ क्यों बोलते हैं?
वो इसलिए बोल धर्मों की रक्षा, हर धर्म की रक्षा, हर धर्म के लोगों के का सम्मान, ये संविधान में लिखा है और ये सबको करना पड़ेगा। ये करने में जिसको दिक्कत हो रही है वो आरएसएस है, वो बीजेपी है। भाई वहाँ लिखा है कि आप सर्वधर्म सम्मान कीजिए, आपको दिक्कत हो रही है। इसीलिए तो संविधान अच्छा, बदलना है। अब आप देखो, अयोध्या पे बात चल रही थी, हैं? आप सोशल मीडिया चेक कर लो, हजारों पोस्ट ऐसे मिल जाएंगी जो बीजेपी आरएसएस के लोग पोस्ट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं अयोध्या वासियों को अरे कि इन्होंने हरा दिया तुम्हारे नालायकों ने। भाई एक ओबीसी का ही व्यक्ति, कौन सा, दक्ष चौधरी जी, उसने तमाम गालियां दी हैं यार अयोध्या वालों को। तो वो इसलिए दी ना, वो जैन चौधरी का सपोर्टर होगा, बात ये है। हाँ। और वो उसमें भी है शायद, आप एक चीज़ लगाओ कि जो बजरंग दल का कार्यकर्ता भी है मैं- शायद वो। मैं बताऊं कि जब बात आई जैन चौधरी की तो बता दूं, जैन चौधरी जी लगातार अखिलेश यादव जी के पीडीए मिशन के साथ काम कर रहे थे। अखिलेश यादव जी ने उनका सम्मान किया, उनके 10 विधायक भी नहीं थे और उनको राज्यसभा सांसद बना दिया, सपा के दम पे बने वो, ठीक है साहब, बना दिया। अब क्या होता है कि इनको ऐसा लगा कि मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा लेना है, तो मज़ा लेने के चले चक्कर में सत्ता में चले गए। अब सत्ता में चले गए, कोई भी निर्णय राजनीति व्यक्ति ले तो उसे 4 बार सोचना पड़ता है। एक तरह आप किसानों की पार्टी कहलाते हैं, खुद को बताते हैं, रहे तो है नहीं अब कुछ भी, हाँ। तो अगर आप किसानों की बात करते हो तो फिर आप भाजपा के साथ कैसे जा सकते हो? 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे मरे थे, वो तो किसान विरोधी 700 हैं। किसानों की हत्या को भूलकर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ पहुंच गए, ठीक है साहब। भाजपा ने किसान मजदूर वर्ग को कमज़ोर करने के लिए सैनिक भर्ती ख़त्म कर दी और 4 साल वाली अग्निवीर योजना शुरू करी ताकि इनकी कमर टूट जाए। 4 साल की नौकरी में किसी का भला होना नहीं है, कोई शादी भी नहीं करेगा अग्निवीरों से तो, सही बात। हाँ। उससे अच्छा तो किसी प्राइवेट नौकरी वाले से कर लेंगे। हाँ, तो अब अगर आप सबसे ज़्यादा फौज में कौन लगता है? सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के पश्चिम यूपी में सबसे ज़्यादा जाट लगता है। और नेता कौन किसके हैं? ये आरएलडी वाले जाटों जाटों के जाटों पार्टी जाटों की है। और जाट और जैन चौधरी समर्थन कर रहे हैं अग्निवीर का। समर्थन ही मानेंगे जब भाजपा में जा रहे हो तो? समर्थन है या फिर इस शर्त पे जाते हैं कि आप अग्निवीर योजना ख़त्म करो, हम आपको समर्थन दे रहे हैं? ऐसा तो कुछ आया नहीं। और ना आपने ये कहा कि हम अग्निवीर योजना ख़त्म करवा देंगे। जब तक आप अखिलेश यादव के साथ रहे तब तक ये अग्निवीर के खिलाफ रहे, महंगाई के खिलाफ रहे, किसानों के समर्थन में रहे, जो बेटियां बैठी थीं आंदोलित थीं उसके समर्थन में रहे। वो जो टेनी अजय मिश्रा था, कौन टेनी एक था सांसद, मोदी जी का और अमित शाह का बड़ा खास था, पीडीए ने उसको भी हरा दिया। वो अब संसद में नहीं बैठेगा। लेकिन जैन चौधरी ने तो दिखा दी असलियत अपनी। मतलब थार गाड़ी से उसने अपनी से किसानों को कुचल दिया था। और आज तक एनडीटीवी और जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, एबीपी न्यूज़, सब ने चलाया था और उसका कोई बाल बाका नहीं कर पाया था। उसको फिर टिकट दी भाजपा ने। लेकिन भला हो अखिलेश यादव जी का, भला हो पिछड़ा दल, दलित और अल्पसंख्यक जो रणनीति पीडीए बनी थी, पीडीए ने चारों खाने चित्त कर दिया। वो टेनी और अमित शाह का चाणकपना सब रखा रह गया। ऐसे लोगों को हराने का काम जब पीडीए कर रही है तो लोगों को अब समझना पड़ेगा कि विचारधारा की राजनीति की तरफ मुड़ लो, वरना ये आगे के लिए संकेत अच्छा नहीं। जब लोग अपना हक अधिकार मांगते हैं तब इनको ये हिंदू दिखाई नहीं देते हैं। तब हिंदू का इनकी नज़र में हिंदू सिर्फ वो हैं जो चुनाव में इनके लिए संघर्ष करें कार्यकर्ता बन के। चुनाव के बाद कुछ ही लोग हिंदू रह जाते हैं और बाकी तो सब स्थितियाँ पता है। जब राष्ट्रपति नहीं घुस पा रहे हैं मंदिर में भाजपा सरकार में, तो फिर स्थिति क्या है? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं,
राम मंदिर के उद्घाटन में निमंत्रण भी नहीं मिला उनको। आप एक चीज़ बताओ, ये सब कहते हैं अखिलेश यादव जी अयोध्या नहीं गए राम मंदिर के दर्शन करने, उन्हें राम से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें भाजपा के जो इवेंट बना रखा है धर्म के नाम पर उससे प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं गए थे। उन्हें जब जाना होगा चले जाएंगे। अब जाएंगे तो स्वागत करेगा वहाँ का सांसद जो दलित है, दलित सांसद जीता है, पता आपको? हाँ बिल्कुल। हाँ, पूरा देश तो अब ये बताएं, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी नहीं गए, ये तो सबको पता है क्यों नहीं गए भाजपा के प्रोग्राम में। लेकिन मोदी जी और भाजपा आरएसएस ये जवाब दे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं गई अभी तक। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनको इनविटेशन दिया गया था, काफ़ी लोगों ने बोला है। इनविटेशन दिया गया था। इनविटेशन आपको मैं दिखावे के लिए दे दूं निमंत्रण, और ये कह दूं आना मत हमारे यहाँ, क्योंकि उद्घाटन हम ही करेंगे, प्रक्रिया सारी हम करेंगे। राष्ट्रपति का ये प्रोटोकॉल है, जहाँ राष्ट्रपति जाएगा वहाँ सब कुछ राष्ट्रपति ही करेगा। मुख्य काम, मुख्य अतिथि राष्ट्रपति ही होंगे, भले ही वहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हों। इनको ये मंजूर नहीं था। अब मंजूर क्या, अब ये तो जब वो पहले वाले दर्शन ही नहीं कर पाए, दूसरे वाले का पता नहीं क्या होता, ये तो महिला और धक्का मार कर भगा देती है। तो पूरी देश की जनता को ये सारी चीज़ें खुलेआम दिखती हैं, तो फिर भी इनका समर्थन क्यों करते हैं? यही तो जागरूकता की कमी है। वो तो अब आप ये लगा लीजिए कि अखिलेश यादव जी ने कितनी मेहनत करके भारी भरकम तरीके सारे संसाधन जो भी उन पे था पार्टी के पास, उनके पास सब कुछ लगा के दाव पे कितनी मेहनत करके लोगों से जा के हर लोकसभा में जा के लोगों को मंचों से समझाया, 1-1 लाख 2-2 लाख की भीड़ में लोगों को समझाया कि भाई आपके साथ क्या हो रहा है, वास्तविकता क्या है। उन्होंने सबको जागरूक करने का काम किया, तब जाके ये स्थिति हुई कि सिर्फ 37 सीटें मिल पाई हैं। समझो, 37 सीटें मिल पाई, तब जाके जब उन्होंने पूरा एड़ी से चोटी तक पूरा दम लगा दिया समझाते समझाते। तो ये तो हमारे लोगों का दुर्भाग्य है ना कि इतना समझाना पड़ रहा है। समझदार के लिए कहा जाता है कि इशारा ही काफ़ी होता है, और यहाँ पूरी लाइन पूरी किताब पढ़ा रहे हैं तब जाके थोड़ा सा समझ रहे हैं। इसीलिए तो भाई अखिलेश यादव जी ने ये कहा था, इसीलिए तो पिछड़े हैं हम लोग कि लोग बात समझना नहीं चाह रहे हैं। भाई आपसे ये कह रहे हैं आप शिक्षा में आगे बढ़ो, तो फिर आप क्यों बहकावे में आ रहे हो? क्यों गलत बात कह रहे हैं क्या? आपसे ये तो कह नहीं रहे कि आप लड़ाई लड़ो हैं? आप शिक्षित बनो, शिक्षित बनने में क्या बुराई है? ऐसा कहा जाता है कि जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो पढ़ना चाहता है, अगर वो गरीब है, पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको पढ़ाया जा सकता है। कोई दूसरे लोग सहयोग करे तो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर वो खुद भी नहीं पढ़ना चाहता तो उसको कोई भी नहीं पढ़ा सकता। फिर देखो मैं बताऊँ आपको, हाँ अगर वो देखो जैसे बच्चा होता है, पढ़ाई लिखाई की बात अलग है और जागरूकता की अलग है। जैसे बच्चे होते हैं, छोटा बच्चा है तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में मन लगे। हमारा भी नहीं लगता था, वो तो हमारे धन ने, हमारे माता पिता का जो व्यवस्था करके उन्होंने पढ़वा लिया। छोटे पे तो हमारा भी मन नहीं होता, स्कूल में जाते नहीं थे, ज़्यादातर बच्चों तो ये बच्चों की जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप बालिग हो, आप वोट डालने का आपको अधिकार है, तो जो लोग वोट डालते हैं उनको भी समझाना पड़ रहा है। वो भी ये सारा नहीं समझ रहे हैं, वो ये सारा नहीं समझ रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं आरक्षण का हम विरोध करते हैं, तो फिर इनका विरोध कर दो। भाई जो संविधान का विरोध कर रहा है उसका विरोध कर लो, उसे किनारा कर लो। अखिलेश यादव जी को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है बताइए? आप बताओ, कोई व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है, आप आपके घर के 5 सदस्य उसकी बात समझ रहे हैं, 8 सदस्य नहीं समझ रहे हैं, और वो आपके परिवार के लिए काम कर रहा है। तो हम सबको जागरूक होके सीरियसली अखिलेश यादव जी की पीडीए की जो रणनीति है उसको समझना होगा कि ये है क्या वास्तव में। भाई संविधान रहेगा तो सब कुछ रहेगा, संविधान नहीं रहेगा कुछ नहीं रहेगा। इस चीज़ को लोगों ने समझा और 37 सीटें दी, लेकिन मेरे हिसाब से 37 से बहुत ज़्यादा आनी चाहिए थी। 37 भी बहुत हैं। मोदी जी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब वो संविधान तो नहीं हटा पाएंगे, ना वो आरक्षण हटा पाएंगे, लेकिन ये भी कम है जितना होना चाहिए। अभी
मजाक अभी भी उड़ रहा है कि सरकार तो मोदी जी की ही बनी, ये चीज़ हो रही है। हम खुश सिर्फ इसलिए हैं कि अपने जो गलत मंसूबे थे उन्हें अब 100% कामयाब करने में नहीं हो पाएंगे ये लोग। बाकी आगे देखते हैं कि सरकार किसकी बनती है, किसकी बिगड़ती है, क्योंकि पहले सरकार ये थी कि अब तो 5 साल रहने, अब 5 साल वाली सरकार नहीं है। बैसाखियों की सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी भी बन सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए खुशी हैं जो लोग ये लगातार कह रहे हैं कि साहब खुश क्यों हो, इसलिए खुश हैं, ये कारण है खुशी होने का। अच्छा, बहुत से लोग ईवीएम पे भी उठा रहे हैं मुद्दा कि साहब ईवीएम अब सती सावित्री बन गई है, ईवीएम अब बहुत अच्छी हो गई है, ईवीएम पे अब कटाक्ष क्यों नहीं कर रहे हैं, अब विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भैया आप लोग कान खोल के और आँख खोल के सुन लो और देख लो, भाल लो, हम ईवीएम की जो प्रक्रिया है उसके अभी भी विरोधी हैं। ईवीएम में बेईमानी आप लोगों ने अभी भी कराई है। अगर ईवीएम से छेड़खानी नहीं होती, अगर अधिकारी वर्ग सही से काम कर देता तो सीटें समाजवादी पार्टी ही 40+ थी। सब ने, पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लगातार मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के माध्यम से लगातार यूट्यूबर दिखा रहे थे, बड़े बड़े ईमानदार यूट्यूबर हैं जो अपनी जान को जोखिम डाल के सरकार से पंगा ले रहे हैं भाई, सही क्योंकि चीज़ उनको दिखाते देश हैं। की चिंता है। तो सबने, पूरे देश ने देखा कि अलीगढ़ सीट तुम कैसे जीते। पूरे देश ने देखा कि एक दलित समाज की महिला को तुमने मेरठ में कैसे हराया। हाँ, पूरे देश ने देखा कि एक शाक्य समाज के व्यक्ति को, नवल किशोर शाक्य को आपने फर्रुखाबाद में किस बेईमानी से हराया। बार बार लाइट जा रही थी, काउंटिंग की स्पीड स्लो की जा रही थी, मीडिया में हेडिंग बन रही थी, लगातार सब देख रहे थे, अंधा कोई नहीं है। तो हम अभी भी कह रहे हैं कि बेईमानी फिर भी करी है, पहले भी करी थी। बस ये था कि अब की बार बार हारने के बाद, कहते ना कि कोई दूध से जल जाता है ना, तो वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। बस इसीलिए ये 37 आ गई कि जनता ने वोट दिया, पहले भी दिया, बेईमानी हो गई साहब। ये लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं, हार जाते हैं तो ईवीएम का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने इतना ट्रेंड किया था, कार्यकर्ताओं को इतनी ट्रेनिंग दी गई थी, प्रशिक्षण शिविर लगाए गए थे जगह जगह उनके माध्यम से, कि अब की बार धोखा ना हो जाए। हर बार आप लोग जीते जिताए हार रहे हो, आपके प्रत्याशी कोई 500 से हार रहा है, कोई 1000 से, कोई 10,000 से हार रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार काउंटिंग स्लो होती है, उसके बाद आप लोग हारने लगते हो, ये सब क्या है? इसके लिए आपको जहाँ से ईवीएम उठाई जाती है और जहाँ पे जमा की जाती है वहाँ पे आपको लगातार तब तक सिक्योरिटी रखनी है जब तक प्रमाण पत्र ना मिल जाए, काउंटिंग से लेकर, शुरू से लेकर वोट पड़े तब से लेकर तब। तो हर प्रत्याशी ने, सब प्रत्याशियों को बताया गया था कि आप जब इतनी बड़ी संख्या में पैसा खर्च करते हो, चुनावों में इतनी मेहनत करते हो, तो थोड़ा सा पैसा और मेहनत सिक्योरिटी पे भी खर्च करो, वहाँ संघर्ष करो, क्योंकि वहाँ जो पुलिस प्रशासन लगा है, देखो पुलिस की गलती नहीं होती है, पुलिस तो जिसकी सरकार रहेगी उसकी बजाएगी, वो तनख्वाह सरकार से लेते हैं। सरकार की ये मंशा नहीं होनी चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए अपने देश के ही जो नागरिक हैं, प्रदेश के ही जो नागरिक हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनका दुरुपयोग करें। ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको करना पड़ता है। वो लोग क्या करें हैं? तो हम उनमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? वो तो सरकार की बजाएंगे ना, जब तक पद पे है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। तो हम उन पे विश्वास ना करके अपनी खुद की सुरक्षा, सेल्फ सिक्योरिटी वहाँ लगाएं। समाजवादी पार्टी के प्रत्येक जो प्रत्याशी थे सब ने ऐसा किया, सब ने ईवीएम रखाई, परिणाम देखा, लगभग लाखों की संख्या में कार्यकर्ता प्रत्येक लोकसभा काउंटिंग पे वहाँ पे उपस्थित थे मंडियों में। इसलिए ये जान बच गई, इज्जत बच गई, वरना चीरहड़ पहली बार की तरह फिर भी होता, फिर भी कोसते ईवीएम को, फिर भी नाकारा कहलाते, फिर हारते, फिर जगहानी होती, और अब की बार संविधान, आरक्षण और जो भी है सब खत्म हो जाता। लेकिन बच गया, जनता का बहुत धन्यवाद। और ये पीडीए रणनीति है, बार बार मैं कह रहा हूँ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए। और
जो शोषित अगड़ा है, जो लोहिया जी की विचारधाराओं पर चलने की जिसमें क्षमता है, दम है, वो जो आरएसएस का कट्टर विरोधी है, वो अगड़ा, वो भी पीडीए के ए में शामिल है। सब मिलके काम करेंगे तो अच्छा होगा। मुख्य उद्देश्य है समानता। अखिलेश यादव जी का मुख्य उद्देश्य है समानता लाना देश में, और जिस दिन ये उद्देश्य धीरे धीरे पूरा होते दिख रहा है, जिस दिन ये पूरी तरह हो जाएगा, नेताजी के सपने पूरे होंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। देश को शिक्षा की ज़रूरत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये तभी अच्छे लगते हैं जब सब लोग संपन्न होते हैं, तो वहाँ जाके चढ़ावा भी चढ़ेगा, वहाँ जाके समाज सेवा भी होगी। ये जितनी भी चीज़ें हैं, भंडारे लगाना, ये सब क्या समाज धर्म को में समाज सेवा का पूरा व्यवस्था की गई है, लेकिन लोग बाग वो राजनीति की तरफ ले रहे हैं। जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं वो राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए रहते हैं कि वो वास्तविक साधु लोग होते हैं। इसलिए धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह, शिक्षा अपनी जगह, और सबका समावेश जागरूकता लाओ और आगे बढ़ो और आगे बढ़ाओ। अच्छा, तो गौरव जी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हुई तो इसलिए हम बाकी की बातें फिर किसी वीडियो में करेंगे। तो बस एक आखिरी संदेश दीजिए अपने इस पीडीए वाले समाज को, बहुजन समाज को, कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है शिक्षा। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिक्षा है, और अगर आप शिक्षित नहीं हो, किसी कारण से आपके माँ बाप आर्थिक अभाव से या किसी कारण से आपको नहीं पढ़ा पाए हो, आपकी इतनी एज हो चुकी है कि आपको अब गृहस्थी चलाना, आप पढ़ नहीं सकते हो, तो अपनी अगली पीढ़ी को, जो आपके बच्चे हैं, उनको बाल मजदूरी न कराएं, उनको पढ़ाएं, आंख दिखा के पढ़ाएं, मार पीट के पढ़ाएं, डरा धमका के पढ़ाएं, प्यार से पढ़ाएं, जैसे भी पढ़ाएं। क्योंकि अगर उन्हें आप पढ़ा नहीं पाए, जो माँ बाप अपनों बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, वो अपने बच्चे के भविष्य के स्वयं दुश्मन होते हैं। आप अपने बच्चे के दुश्मन मत बनो, क्योंकि वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो बाहर जाके जुआ खेलना सीखेगा, शराब पीना सीखेगा, कोई महान कार्य नहीं करेगा अनपढ़ आदमी। इसलिए अनपढ़ता सबसे बड़ा अभिशाप है, अशिक्षा, अनपढ़ता, उसको ख़त्म करना है। जब शिक्षित हो जाएंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या रहेगी नहीं। हम अपने आप स्वयं अपने मालिक होंगे, अपने भगवान होंगे, और जिसको जिस भगवान की पूजा करनी है करो, कोई समस्या नहीं है, बस शिक्षित रहो। तो बहुत अच्छा संदेश दिया है हमारे मित्र गौरव जी ने। तो साथियों, मैं अभी आपसे यही कहूँगा कि हमारे बहुजन समाज को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है आज के समय, वो शिक्षा की ज़रूरत है। आप शिक्षित होते हो तो जागरूक भी होते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिग्रियाँ ले लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हमारा इतिहास क्या है, समाज क्या है, हम कहाँ थे, कहाँ हैं आज। देखिए, डिग्रियाँ लेके अगर हम घर बैठ जाएं तो फिर वो डिग्री बेकार है। डिग्री सिर्फ पेट पालने के लिए हो, वो डिग्री बेकार है। डिग्री अम्बेडकर जी पे थी, उन्होंने क्या किया, समाज का उत्थान किया। तो डिग्री से लेने के बाद हमें अपने समाज के लिए कार्य करना है, ना कि अपना पेट भरना है, अपने बच्चों का भरना है। बिल्कुल वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ दिखावे वाली डिग्री नहीं चाहिए, वो ज्ञान आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, वो आपकी जागरूकता में झलकना चाहिए, और उसी को लेके आप समाज को एक आदर्श समाज बना सकते हैं और देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपसे बात बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, और हमारी आपकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी। तो ठीक है कि सभी लोग जागरूक बने और वास्तविक राष्ट्रवाद, धर्मवाद सब स्थापित हो। कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं, कुछ भी बुरा नहीं है, ना धर्म, ना जात, हमारा कुछ भी बुरा नहीं है, सब अच्छा है। लेकिन मानवतावादी सोच हो तो सब अच्छा है, अन्यथा जागरूकता ही नहीं है तो फिर सोच जो सबसे बड़ा जो निचोड़ निकल के आता है वो यही होता है कि बस देश को आगे ले जाना है, मानवतावादी विचारधारा को बढ़ाना है, जिससे कि हर एक भारतीय अपने आप को भारतीय समझे, ना कि किसी वर्ग या जाति में बांट कर या धर्म में बांट कर अपने आप को देखे। वो अपने आप को एक भारतीय समझे और पूरे भारत का, पूरे देश का विकास उसकी पहली मतलब वो उपलब्धि होनी चाहिए। तो ठीक है साथियों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमस्कार।